अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं फ़ीवर को। पिछली वीडियो में आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ाया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ीवर को। होपफुली आपको लास्ट वीडियो समझ में आ गई होगी। और अब जो है हम फ़ीवर को पढ़ने वाले हैं। फ़ीवर क्या होता है? फ़ीवर को हम कॉमन टर्म में जो है पायरेक्सिया भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कह रहे हैं पायरेक्सिया, इसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। सही है, अभी से फ़ीवर को पढ़ते हैं। पायरेक्सिया का रीज़न आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, फ़ीवर का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज़ अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब 37 से अगर एलिवेट कर जाए टेम्परेचर और रीज़न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, सही है, रीज़न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो, ऐसा लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा बॉडी का टेम्परेचर जब एलिवेट करेगा तो हम उसको फ़ीवर कहेंगे, लेकिन रीज़न कोई होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म। सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी वजह से, किसी होम्योस्टेसिस डिस्ट्रेस की वजह से, थकावट की वजह से, किसी भी वजह से और बॉडी का टेम्परेचर रेस कर जाता है, लेकिन फिर हम उसको फ़ीवर नहीं कहते, बिकॉज फ़ीवर जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, हम उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया एक अलग फिनोमेना है, वो खैर अभी सिर्फ आपको नॉलेज के लिए ये चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा जी, अब फ़ीवर होता किस तरीके से, हमने ज़रा ये सीखना है। देखो भाई, होता क्या है, जो इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, जो इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ये क्या करते हैं, ये जब बॉडी में जाएंगे ना, ये सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज़ करते हैं, जिसको हम यूजुअली क्या कहते हैं? पायरोजन कहते हैं। सही है, ये पायरोजन कहते हैं। पायरोजन क्या करता है रिटर्न में? अच्छा, पायरोजन क्या करता है? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। पायरोजन जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस इज़ आवर थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, 37 डिग्री से आगे पीछे नहीं होने देता। अच्छा, हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस में ना दो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सही है, दो तरह के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे लिखता हूँ सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, एक कोल्ड टेम्परेचर को सेंस करता है और एक हॉट टेम्परेचर को सेंस करता है। अब जब कोल्ड टेम्परेचर वाला हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा तो इसका मतलब है हाइपोथैलेमस समझ जाएगा कि भाई कोल्ड टेम्परेचर को सेंस करके भेजा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम हो चुका है। तो टेम्परेचर को, यानी ऐसे मैकेनिज़्म को एक्टिवेट किया जाए जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा के रखें। सही है। और अगर हॉट टेम्परेचर वाला सेंसरी न्यूरॉन मैसेज भेजेगा तो क्या करेगा ये हाइपोथैलेमस? ऐसे मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करेगा जो कि टेम्परेचर को कम करते हैं। ये होम्योस्टेसिस में आपने पढ़ा होगा कि थर्मोजेनेसिस करवाएगा, क्या करेगा। खैर, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो पायरोजन आता है, पायरोजन आके हाइपोथैलेमस में क्या करता है? कोल्ड टेम्परेचर वाले सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है और हॉट टेम्परेचर वाले सेंसरी न्यूरॉन को इनहिबिट कर देता है। इसको स्टिमुलेट करेगा और इसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कोल्ड टेम्परेचर वाला जो कोल्ड टेम्परेचर का जो सेंसरी न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा और हाइपोथैलेमस को लगेगा कि टेम्परेचर कम हो रहा है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देगा, इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि कोल्ड सेंसेशन हो रही है, जिसकी वजह से बुखार में सर्दी भी लगती है। बुखार होता होगा, आपको कभी हुआ है? तो अब उसमें क्या होता है? ठंड लगना शुरू हो जाती है, सर्दी लग रही होती है, तो इस वजह से होती है। अच्छा भाई, अब ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एलिवेट कर जाता है। तो ये एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बैक्टीरिया के लिए जो होता है ना, वो काफ़ी यूज़फुल होता है। बैक्टीरिया इसके ज़रिए से, इस टेम्परेचर में बैक्टीरिया की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है। सही है। तो क्या होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है फैसिलिटेट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। सही है, माइक्रोबियल
ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो था ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस। सही है, ये क्या था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर आया है, ये उसका रिस्पांस था। अब ज़रा देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पांस करती है। देखो भाई, हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स मौजूद है, यानी WBCs मौजूद हैं। WBCs इन रिटर्न इन्फेक्शस कंडीशन के अंदर, सही है, इन्फेक्शन में क्या करता है, WBC जो है कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जिनको हम कहते हैं एंडोजीनस पायरोजन। एग्जाम्पल में है इसकी इंटरल्यूकिन 1, जो पढ़ाया था पहले भी, इंटरल्यूकिन 1। अच्छा जी, खैर, इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज़ कर देता है ये। अच्छा, ये काम भी एंडोजीनस पायरोजन भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। हाइपोथैलेमस को जाएगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। सही है, ये क्या करेगा, फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर। अच्छा भाई, ये फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर जो है ये क्या करेगा, ये फर्दर, यानी ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे होता ये है कि ये WBCs के लिए अच्छा है, यानी जो इम्यून के सेल्स हैं, इम्यून सेल्स जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात हमारे पास यहाँ पर ये है, पहली चीज़ ये है कि भाई बैक्टीरिया ने भी, यानी जो पैथोजन आया था उसने भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, उसके लिए भी, उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा था, और इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए भी ये अच्छा है। तो अब दोनों की सूरतों में टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, अब दोनों की वर्किंग अच्छी हो जाएगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंडोजीनस पायरोजन जो है एक तरफ टेम्परेचर को बढ़ाता है और दूसरी तरफ क्या करता है, दूसरी तरफ करता है ये है कि ये सेल में से, सेल के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। आयरन एटम की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। अब होता ये है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए था आयरन, सही है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए चाहिए था आयरन। अब बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए था, अब आयरन तो है नहीं, सही है, अब आयरन तो है नहीं। अब जब आयरन नहीं है और टेम्परेचर बढ़ गया तो अब बैक्टीरिया के लिए इस टेम्परेचर का बढ़ना बेनिफिशियल नहीं होगा। इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है अभी भी, लेकिन बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं है। तो एट दिस टेम्परेचर, अच्छा बहुत ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर भी नहीं, जस्ट अ माइल्ड टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड 39 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ गुड। बट 40 से ऊपर जाएंगे दैट वुड बी बैड, बॉडी के लिए लीथल हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। अच्छा खैर, अब होता ही है कि दैट वुड बी गुड, और बॉडी जो है इससे क्या होता है, बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, किन्हीं पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करता है, और जिसकी वजह से पैथोजन जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फीवर क्या करता है, ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर रहा है, बैक्टीरियल की ग्रोथ, पैथोजन की ग्रोथ को रोक रहा है, बल्कि इंटरफेरॉन के रिलीज़ को भी बढ़ा देता है। इंटरफेरॉन्स के रिलीज़ को बढ़ा देता है। इंटरफेरॉन का जब रिलीज़ बढ़ जाता है, इंटरफेरॉन को जब बढ़ जाता है तो इंटरफेरॉन क्या करता है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, यह रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो भाई फीवर की वजह से पैथोजन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस, अच्छा पैथोजन कौन सा पैथोजन, वायरस, सही है, स्पेसिफाइड होता है ना, जो हमारे पास ये हमारा पैथोजन है, इंटरफेरॉन है, वो वायरस के लिए स्पेसिफिक है। तो वायरस के अगेंस्ट जो है ये इसकी एक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे जो है इन्वेलप्ड वायरस जो है, इन्वेलप्ड वायरस जो है वो क्या करता है, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन्वेलप्ड वायरस जो होता है वो हीट को बर्दाश्त, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। वजह क्या होती है, उसके जो इन्वेलप्ड होता है वो हीट में बर्दाश्त नहीं कर पाता और इन्वेलप जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है।
डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो है ना ये कंट्रोल करता है यहाँ पे। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि सीधा पायरोजन जाके जो है अटैक कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो इंटरल्यूकेंस है ना, इंटरल्यूकेंस यानी जो एंडोजिनस पायरोजन है, इंटरल्यूकेंस 1, ये इंटरल्यूकिन क्या करता है, ये एक केमिकल है, एक हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एक्चुअल में प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिवेट करता है। सही है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एक्टिवेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है, एक केमिकल है, दिस इज कॉल्ड एराकिडोनिक एसिड। सही है, एराकिडोनिक एसिड को, ये बेसिकली ना लिपिड की टाइप है, एराकिडोनिक एसिड की एक्टिवेशन करवा देता है। एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करवा देता है। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, वो एंजाइम क्या है, कॉक्स। कॉक्स का मतलब है साइक्लो ऑक्सीजिनेस। साइक्लो ऑक्सीजिनेस जो है ये कन्वर्ट करवाता है इसको। तो अब ये क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिजल्ट में फीवर कॉज करवाता है। अच्छा, फीवर कॉज करवा देता है। अच्छा, जब आप मेडिसिन लेते हो फीवर के लिए, जैसे कि पैरासीटामोल ले लिया, एस्पिरिन ले लिया, ये सारे एंटी पैराटिक मेडिसिन होते हैं, ये इन्हीं कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से फीवर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, बुखार जो है कंट्रोल में आ जाता नहीं होता। तो ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं, इंटरल्यूकिन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फीवर जो है कंट्रोल में रहेगा, कम होगा। तो ये मेडिसिन एंटी पैराटिक मेडिसिन कहलाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया था कि बुखार को यानी फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ पायरोजन। इसकी वजह से हम इसको पायरेक्सिया भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको यहाँ तक की बात जो है समझ में आ गई होगी। सही है। अच्छा, अब ऐसा एक और बात यहाँ पे बता दूँ, फीवर का होना इट्स फाइन, लेकिन जो है हद से ज़्यादा फीवर का होना परसिस्टेंटली बॉडी के लिए बुरा होता है, जिसकी वजह से जो है फीवर को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, आगे की वीडियो में यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। अब अगली वीडियो में जो है ना, अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है इम्यून सिस्टम का। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन जो है अब हमने इससे भी बड़ा पार्ट जो है कवर करना है, दैट इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।